हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। डेट है आज की 18 फरवरी 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। देखिए, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कर सकते हो, जो बीबीसी है, दैट इज ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, इसके रिगार्डिंग ये 2-3 दिन से काफ़ी न्यूज़ चल रही थी। तो आज के सेशन में हम समझेंगे कि आखिर ये सर्वे क्या होता है, ये रेड से कैसे फ़र्क है, ठीक है ना? इन चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही इसमें से जो और भी रिलेटेड टॉपिक्स होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होता है, वो सारी चीज़ें भी हम समझेंगे, ठीक है? ये एक पर्टिकुलर मुद्दा है अदानी हिंडनबर्ग का, ठीक है? काफ़ी टाइम से न्यूज़ में रह रहा है। इसका थोड़ा ना ये 10 मिनट लगेंगे मुझे इसको समझाने में, तो मैं कोशिश करूँगा कि या तो अलग से एक सेशन बना दूँ, मैं आपको बता दूँगा कहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा, या इकोनॉमी वाले जो इकोनॉमी करंट अफेयर्स दिस वीक होता है, उसमें कवर कर दूँगा। बट आई विल लेट यू नो ऑन मंडे कि कहाँ मैं इसको कवर करने वाला हूँ, क्योंकि एक्चुअली में टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बट थोड़ा लंबा टॉपिक है, तो 10-15 मिनट शायद एक टॉपिक को समझाने में ही लग जाए। सिमिलरली इंडियन एक्सप्रेस में भी यही चीज़ें टॉपिक आपको फ्रंट पेज पे देखने को मिल जाएँगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के डिस्कशन को। हमारा जो कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, एक्चुअल में थोड़ा अंडमान निकोबार के रिगार्डिंग ही था, मैपिंग हम कल कर चुके थे। इस क्वेश्चन का मैं आंसर बता देता हूँ। यहाँ पर देखो पूछा गया है, द बैरन आइलैंड वोल्केनो इज एन एक्टिव वोल्केनो लोकेटेड इन इंडियन टेरिटरी। याद करो, मैंने आपको कल ये डिस्कस करी थी अच्छे से। ये रहे हमारे बैरन आइलैंड्स। द आंसर इज, ये बात बिल्कुल ठीक है, ठीक है? कल मैं समझा चुका हूँ। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है, बैरन आइलैंड लाइज अबाउट 140 किलोमीटर ईस्ट ऑफ ग्रेट निकोबार। क्या ये ईस्ट जो सॉरी ग्रेट निकोबार है, सर कहाँ है ग्रेट निकोबार? ये रहा। क्या इससे 140 किलोमीटर वाली साइड है? द आंसर इज नो। दरअसल में बात पता क्या है, ये पोर्ट ब्लेयर की बात करें ना, तो पोर्ट ब्लेयर से 140 किलोमीटर वाली साइड है। तो यहाँ पर ना यूपीएससी ने पोर्ट ब्लेयर को चेंज कर दिया, ग्रेट निकोबार लिख दिया, तो स्टेटमेंट हो गया ये गलत हो गया, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है। तीसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, लास्ट टाइम द बैरन आइलैंड वोल्केनो erupted was in 1991 and it has remained inactive since then। क्या सर ये बात ठीक है? द आंसर इज नो। दरअसल में ना ये क्वेश्चन 2018 में पता क्यों पूछा गया? क्योंकि 2017 में इसकी इरप्शन हुई थी, समझ रहे हो? तो 2017 में ये बैरन आइलैंड वोल्केनो इरप्ट हुआ था, उस वजह से उस टाइम करंट अफेयर्स में था और यूपीएससी ने अगले साल 2018 में ये क्वेश्चन पूछ लिया। तो ये आई होप आप समझ पा रहे हो कि करंट अफेयर्स से किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है? करंट अफेयर से एक तो ये जो थर्ड स्टेटमेंट थी, ये न्यूज़ थी कि अच्छा ये इसकी इरप्शन हुई है। फिर स्टेटमेंट 1 और 2 उसके रिगार्डिंग एक स्टैटिक पोर्शन उसके रिगार्डिंग पूछ लिया कि इसकी लोकेशन क्या है। तो यही एग्जैक्ट सेम चीज़ ना मेरी कोशिश रहती है आपके साथ प्रीलिम बूस्टर में डिस्कस करने की, कि पहले तो आपको थोड़ा न्यूज़ बताऊँ, न्यूज़ के साथ उसका पीछे का बैकग्राउंड, कहाँ लोकेशन है, क्या चीज़ें कर रही हैं, क्या मुद्दा है, वो सारी चीज़ें पूरा डिटेल करने की कोशिश करती हैं। तो कोशिश हमारी बिल्कुल रहेगी कि आने वाले प्रीलिम्स के लिए भी हम इस तरह से ही पढ़ते रहें, ताकि आने वाला प्रीलिम्स आप अच्छे से क्रैक कर पाओ। राइट? तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। इसके साथ ही मैंने ये वाला क्वेश्चन भी आपको दिया था, ठीक है ना? कि कौन सा इनमें से बेसिकली मैंने आपको मेडिटेरियन सी की आपको मैपिंग का थोड़ा बोला था, ठीक है? तो यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हो कि साउथ वेस्ट एशिया में से कौन सी कंट्री है जो मेडिटेरियन सी में ओपन नहीं होती। थोड़ा देखो इसकी मैपिंग कर लेते हैं एक बार मेडिटेरियन सी की। यहाँ पर ना एक्चुअल में आप नोटिस करोगे ना, तो मेडिटेरियन सी में बहुत सारी कंट्रीज हैं, ठीक है? तो सारी कंट्रीज याद करना काफी मुश्किल है, बट फिर भी मैं कोशिश करता हूँ आपको डिस्कस करने की। यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हो कि ऊपर वाली साइड आपको यूरोप देखने को मिल जाएगा, नीचे वाली साइड आपको अफ्रीका देखने को मिल जाएगा। तो पहली बात तो ये कि सर मेडिटेरियन सी जो है वो यूरोप को अफ्रीका से सेपरेट करता है। ओके सर, ये बात समझ गए। अब थोड़ा देखो, तो मेडिटेरियन सी की कुछ कंट्रीज बॉर्डर टच करती हैं। जैसे हम स्टार्ट करते हैं इधर से, स्पेन आ गया सबसे पहले, ठीक है? स्पेन से हम ऊपर वाली साइड जाते हैं तो हमें देखने को मिलता है क्या? फ्रांस देखने को मिलता है, राइट? अब फ्रांस में ही ना ये यहाँ पर आपको एक जगह देखने को मिलेगी, या आइलैंड है यहाँ पे, ये क्या है सर? कॉर्सिका, ठीक है? शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, CORSICA। आप लोगों ने ना, शायद आप में से कुछ लोगों ने तमाशा मूवी देखी होगी, रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण वाली मूवी है, काफी अच्छी मूवी है, काफी ऑल्दो थोड़ा लोग इसको पसंद नहीं करते, बट अच्छी मूवी मुझे पर्सनली लगी। तो इस मूवी के अंदर एक लाइन आती है, व्हाट हैपेंस इन कॉर्सिका स्टेज इन कॉर्सिका। दरअसल वो मूवी की शूटिंग यहीं पे हुई है, ठीक है? कॉर्सिका, ये फ्रांस में ये जगह देखने को मिल जाएगी। थोड़ा और ऊपर वाली साइड चलते हैं, तो ऊपर आपको देखने को मिलेगा क्या? यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक छोटी सी जगह, यहाँ पे मोनाको करके, ठीक है? तो मोनाको भी यहाँ पर आ गया। इसके साथ ही आप थोड़ा ऊपर वाली साइड और चलोगे तो आपको देखने को मिलेगा इटली। बड़ी इंपॉर्टेंट लोकेशन है इटली की, ठीक है? और इटली से ही ये नीचे वाली साइड जो है, ये आपको दिखेगा क्या? दिस इज माल्टा, ठीक है सर, ये बात भी समझ आ गई। फिर आप चलो आगे वाली साइड, ठीक है? माल्टा इटली से आगे वाली साइड, तो सबसे पहले ऊपर वाली साइड आपको देखने को मिलता है स्लोवेनिया, फिर उसके नीचे क्रोएशिया, फिर उसके नीचे थोड़ा आओगे तो बोस्निया आपको देखने को मिलेगा। बोस्निया से नीचे आओगे तो आपको मॉन्टेनेग्रो देखने को मिलेगा। उससे थोड़ा और नीचे आओगे तो अल्बेनिया हो गया, फिर उसके नीचे ग्रीस, राइट?
एंड इस तरह से करते करते फिर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा टर्की। मैंने कल बताया भी था ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी को कौन सी कंट्री होती है, दैट इज टर्की। तो टर्की ये हो गया। फिर टर्की से थोड़ा और नीचे वाली साइड आओ, तो टर्की से नीचे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा साइप्रस। तो साइप्रस की भी बाउंड्री यहाँ पे मेडिटेरियन सी के अंदर है। फिर देख रहे हो यहाँ पे नोटिस करो ये सीरिया, सीरिया की भी यहाँ पे बाउंड्री टच हो रही है मेडिटेरियन सी के साथ। नीचे आ जाएगा आपका लेबनान आ जाएगा, एंड नीचे एक वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री दैट इज इजराइल। तो इजराइल का भी यहाँ पे बॉर्डर टच होता है। फिर नीचे वाली साइड ये बताओ कौन सी कंट्री है, नाम नहीं दिख रहा, मैं बताता हूँ कौन सी कंट्री है, दिस इज इजिप्ट। इजिप्ट से इधर आओ, ये वाली कौन सी कंट्री है बताओ, सोचो, दिस इज व्हाट, दिस इज लीबिया। लीबिया के साथ ही एक कंट्री है दैट इज टूनिशिया। आप मुझे बताओगे टूनिशिया में ना एक बहुत इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशन की स्टार्ट हुई थी, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि सर ये कौन सी रेवोल्यूशन है। ट्यूनीशिया से लेफ्ट साइड आओगे अल्जीरिया देखने को मिलेगा, एंड लास्टली आपको देखने को मिलेगा मोरक्को। तो ये सारी कंट्रीज हैं जो कहीं ना कहीं बॉर्डर टच करती हैं। मैंने जैसे बीच बीच में बताया ना, ये कॉर्सिका किसका पार्ट है, कॉर्सिका पार्ट आ जाता है हमारा फ्रांस का। वेयर एज ऑन द अदर हैंड जब मैं बात करता हूँ यहाँ पे सार्डिनिया आइलैंड की, ये दरअसल में पार्ट किसका है, ये इटली का पार्ट है। तो इस तरह से ये सारी कंट्रीज ऐसे टच करती हैं। ध्यान रखना मेडिटेरियन सी क्या है, एक इंटरकॉन्टिनेंटल सी है जो यूरोप को अफ्रीका से सेपरेट करता है। एक चीज आप मुझे और बताओगे, ये रही यहाँ पे स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। आप मुझे बताओगे कि स्टेट ऑफ जिब्राल्टर मेडिटेरियन सी को किसके साथ कनेक्ट करता है, तो दूसरी चीज क्या है वो आप बताओगे। अब वापस चलते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। तो ये क्वेश्चन तो सर अब इजी लग रहा, बिल्कुल सीरिया टच करता है बॉर्डर, लेबनान करता है, इजराइल भी करता है, पर जॉर्डन नहीं करता। थोड़ा अगर आपको और देखना है मैं थोड़ा और इसको जूम इन कर देता हूँ, ठीक है, इजराइल भी इंपॉर्टेंट कंट्री बन जाती है, थोड़ा इसको भी समझ लेते हैं साथ में ही। तो देखो ये रहा मेडिटेरियन सी, ठीक है, ये हमारे इजराइल है, ठीक है। तो इजराइल की आपको यहाँ पे बॉर्डर देखने को मिलती है, ठीक है, मेडिटेरियन सी के साथ, यहाँ पर भी देख सकते हो, ठीक है। पर यहाँ पर देखो जॉर्डन, जॉर्डन की बॉर्डर कहीं टच नहीं हो रही, ठीक है। जॉर्डन तो इधर से एक तरह से ऑक्युपाइड हो गया, क्योंकि ऊपर वाली साइड इसके सीरिया आ गया, इस साइड पे इजराइल आ गया, तो कहां से इसकी बॉर्डर टच होगी, नहीं होगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, यहाँ पर हमने समझ लिया। अब देखो यहाँ पर इजराइल की भी इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं, जैसे आप लोगों ने गाजा पट्टी के बारे में सुना होगा, तो गाजा स्ट्रिप यहाँ देखने को मिल जाएगी। तेल अवीव बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन हो जाती है। ऊपर यहाँ पे हाइफा पोर्ट भी है एक, ठीक है, तो हाइफा भी वेरी इंपॉर्टेंट है। एशडोद है, ये भी लोकेशन आप देख सकते हो यहाँ पे। और एक ये तो है ही है जो जिसको हम देख सकते हैं, ये क्या है, ये वेस्ट बैंक है, ठीक है। यहाँ से जॉर्डन रिवर आती है, ठीक है, और ये नीचे जो एरिया है ये क्या है, दिस इज व्हाट, डेड सी, ठीक है। तो एक्चुअल में ना मैं इतना डिटेल में क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक सी ऑफ गलीली भी है। डिटेल में जाने का रीजन क्या है कि इजराइल के रिगार्डिंग यूपीएससी ने मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन पूछे हुए हैं इसकी मैपिंग के रिगार्डिंग, एंड सिमिलरली मेडिटेरियन सी के ऊपर अगर आप देखोगे ना, तो यूपीएससी ने मल्टीपल टाइम क्वेश्चन यहाँ से पूछे हुए हैं। तो हमें ये सारी चीजें डेफिनेटली पता होनी चाहिए, ठीक है। अब आप मुझे दो चीजें बताओगे, एक तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर किसको करती है, एंड एक और क्वेश्चन भी मैंने आपसे आई थिंक पूछा था, तो उसका भी आप मुझे नीचे आंसर बताओगे कि क्या उसका आंसर होगा, राइट। एक छोटी सी चीज किसी ने कमेंट सेक्शन में एक चीज मेरे से पूछी थी, अभी सुबह ही मैंने देखा। तो किसी ने एक्चुअल में ना, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, कल हम एक स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के बीच में देख रहे थे ना, तो हम एक चीज छोटी सी आप देख लो, जो 10th लोकसभा थी ना, उस टाइम तक क्या होता था कि जो स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर वो रूलिंग पार्टी से ही आते थे, मतलब जो पार्टी रूल कर रही है वहीं से स्पीकर और डिप्टी स्पीकर हमें देखने को मिलते थे। पर 11वीं लोकसभा से हमने क्या नोटिस किया कि एक ना इनके बीच में कंसेंसस बन गया। कंसेंसस मतलब आपस में बातचीत इन्होंने कर ली कि यार ऐसा करते हैं कि जो स्पीकर होगा वो आएगा रूलिंग पार्टी से, वेयर एज जो डिप्टी स्पीकर होगा वो आएगा जो मेन ऑपोजिशन पार्टी है वहां से आएगा। दरअसल में अगर आपको मैं थोड़ा बताऊं ना, तो देखो 2019 के बाद तो हमारे पास डिप्टी स्पीकर है ही नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट में, मतलब लोकसभा के अंदर। पर 2014 से 19 जो मोदी 1.0 वाली गवर्नमेंट है, वहां पर एआईएडीएम के वहां से हमें डिप्टी स्पीकर देखने को मिला था। उससे पहले 2000 अगर 9 से 2014 की बात करोगे, तो उस टाइम में भारतीय जनता पार्टी के ही एक मेंबर थे, वो पर्टिकुलर मेंबर वहां पे थे, स्पीकर थे। सिमिलरली 2004 से 2009 की बात करें तो वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की एक एलआई थी श्रोमणी अकाली दल, उनके एक पर्सन को स्पीकर डिप्टी स्पीकर बनाया गया था। तो इस तरह से हुआ क्या बात, 10th लोकसभा तक स्पीकर डिप्टी स्पीकर दोनों रूलिंग पार्टी के होते थे, पर 11th लोकसभा के बाद एक कंसेंसस बन गया जहां पर जो स्पीकर रूलिंग पार्टी के होते हैं एंड डिप्टी स्पीकर मेन ऑपोजिशन पार्टी से अक्सर हमें देखने को मिलते हैं। तो ये आपका किसी का डाउट था तो मैंने वो भी आई होप यहाँ पे क्लियर कर दिया हो। चलिए दोस्तों अगले न्यूज की तरफ चलते हैं, एंड दैट इज आदि महोत्सव। अब ये क्या न्यूज है, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा इनागुरेट किया गया है ट्राइफेड के आदि महोत्सव को, ठीक है। एक तरह का ये क्या है, ट्राइबल फेस्टिवल है। आप यहाँ पर पिक्चर के अंदर भी देख सकते हो, यहाँ क्या लिखा है, ट्राइब्स इंडिया आदि महोत्सव, अ सेलिब्रेशन ऑफ स्पिरिट ऑफ ट्राइबल क्राफ्ट
कल्चर, कुजीन एंड कॉमर्स। देखो आप जानते हो जो ट्राइबल्स है ना, देखो उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट कल्चर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट कुजीन, कॉमर्स। इनको भी तो हम कहीं ना कहीं जो ट्राइबल कल्चर है इसको नेशनल स्टेज के ऊपर लेकर आए। इसकी एक कोशिश है आदि महोत्सव, इसी का नाम क्या है, ट्राइबल फेस्टिवल। उनको शोकेस किया जा रहा है। कहां पर किया जा रहा है, ये आपको मिलेगा मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम। ये अभी रिसेंटली इनॉग्रेट इसको किया गया है। ध्यान क्या रखना है कि ये एक एनुअल इनिशिएटिव है, हर साल होता है। किसके द्वारा, ट्राइफेड के द्वारा। सर व्हाट इज ट्राइफेड? ट्राइफेड इज ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन लिमिटेड। अब आपको समझ नहीं आया होगा कि सर मीनिंग क्या है इसका। देखो आप जानते हो, देखो ट्राइब्स जो होती है ना, जो ट्राइबल लोग हैं, अलग अलग तरह की चीजें करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप नोटिस करो, इनके पास होता है नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, इसको गैदर किया जाता है। अब इन्होंने जो चीजें गैदर करी ट्राइबल ने, इसको कॉर्पोरेट तक कैसे हम लेकर जा पाए। तो बीच में कोई लिंकेज चाहिए, नहीं चाहिए, लोगों तक इन चीजों को पहुंचाना है, नहीं पहुंचाना। तो बीच में ये जो चीज पहुंचाई जाने वाली है वो कौन करता है, वो ट्राइफेड ही करता है। एक तरह की नेशनल लेवल पे ना हमने कोऑपरेटिव बॉडी बना रखी है, ताकि ट्राइबल का सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो पाए। इनका जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, ये जो कलेक्ट करते हैं अलग अलग चीजें, उसको हम कहीं ना कहीं एंड कस्टमर तक पहुंचा पाए। ये काम होता है ट्राइबल का। तो कहने का मीनिंग क्या, कि एक तरह का सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ट्राइबल्स का करता है। इसके साथ ही किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ठीक है, ये पर्टिकुलर इनिशिएटिव यानी कि आदि महोत्सव को स्टार्ट किया गया था 2017 के अंदर। क्यों किया गया था वो तो हमने समझ ही लिया। अब थीम क्या है, थीम है अ सेलिब्रेशन ऑफ द स्पिरिट ऑफ ट्राइबल क्राफ्ट, कल्चर एंड कॉमर्स, जैसा कि मैंने आपको पिक्चर के अंदर दिखाया भी। अब इस ओकेशन पर अलग अलग तरह के डांस परफॉर्मेंसेस हुए, और बड़े इंपॉर्टेंट डांस परफॉर्मेंस हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, आप जानते हो ना बाइगास के बारे में। तो बाइगा जो है वो मध्य प्रदेश की बहुत इंपॉर्टेंट कम्युनिटी है, उनके द्वारा ही बाइगा परधौनी, ठीक है, ये डांस किया गया। ये कहाँ का है, मध्य प्रदेश का। देखो हो सकता है कुछ की मेरे ना प्रोनाउंसिएशन थोड़ी गलत हो, क्योंकि रीजनल डांसेस हैं, तो शायद मैं उनका नाम अच्छे से नहीं जानता हूँ। ठीक है, उसी तरह से आप देख सकते हो पंथी डांस, ये छत्तीसगढ़ से है। ठीक है, बगुरुम्बा ये हमें असम में देखने को मिल जाएगा, जिसको हम बटरफ्लाई डांस के नाम से भी जानते हैं। गुसाडी ये हमें देखने को मिलेगा तेलंगाना स्टेट से। तमांग सैलो ये सिक्किम स्टेट से है। सिद्धि धमल ये तो बहुत फेमस है, ये गुजरात से है। उसी तरह से पुरुलिया छाऊ ये भी एक्सट्रीमली फेमस है, आपने आर्ट एंड कल्चर के अंदर हम वेरी श्योर बिल्कुल पढ़ा होगा, तो वेस्ट बंगाल। हरुल डांस या हरुल नृत्य ये हमें उत्तराखंड में देखने को मिल जाएगा। तो डेफिनेटली आप इनको याद कर सकते हो, क्योंकि कई बार ना मैच द कॉलम हो गया, इस तरह की चीजों के रिगार्डिंग यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेता है। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज थेवाइट्स ग्लेशियर। बहुत इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है, या फिर अगर ये नाम नहीं सुना तो आपने डूम्सडे ग्लेशियर का नाम पक्का सुना होगा। ये उसी का ही दूसरा नाम है। ठीक है, एक्चुअल में नाम इसका थेवाइट्स ही है, पर इसको डूम्सडे ग्लेशियर करके जाना जाता है। कहां पर है सर ये है अंटार्कटिका के अंदर। ये देखो आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे साउथ पोल दिख रहा होगा आपको यहाँ पे। तो अंटार्कटिका के अंदर आपको थेवाइट्स ग्लेशियर देखने को मिल जाएगा। और अगर अंटार्कटिका में भी देखना है तो ये वेस्ट अंटार्कटिका वाली साइड है। अब ये ग्लेशियर ना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, कि देखो जो दुनिया में सी लेवल ऊपर जा रहा है ना, हम बात करते हैं ना सी लेवल राइज की बात करते रहते हैं, तो 4% जो कंट्रीब्यूशन है वो इसी ग्लेशियर के मेल्ट करने की वजह से हो रहा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब ना अगर हमें दुनिया को बचाना है ना, तो एक तरह से इस ग्लेशियर का बचना बड़ा जरूरी है, ऐसा मान के चलो। अब यहाँ पर अभी रिसेंटली साइंटिस्ट ने देखा है कि गर्म पानी यहाँ पे जो इनके वीक स्पॉट है वहां पर जा रहा है, उससे मेल्टिंग और भी तेज हो रही है। अंटार्कटिका के अंदर देखने को मिल जाएगा, 120 किलोमीटर वाइड है, काफी फास्ट मूविंग ग्लेशियर है, और दुनिया का ये वाइडेस्ट ग्लेशियर है। वेस्ट अंटार्कटिका वाली साइड है, ठीक है, ये देखा ना वेस्ट अंटार्कटिका, तो इस वजह से वेस्ट अंटार्कटिका आइस शीट WAIS का ये पार्ट देखा जा सकता है। इसके साथ ही कुछ अगर आप और नोटिस करना चाहो, तो हमें देखो ग्लेशियर जो है ना पूरी धरती पे देखने को मिलेंगे। बस ऑस्ट्रेलिया ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां पर हमें ग्लेशियर एग्जिस्ट करते हुए नहीं देखने को मिलते, अदरवाइज ग्लेशियर पूरी दुनिया में देखने को मिलते हैं। अब जो इस पर्टिकुलर ग्लेशियर थेवाइट्स ग्लेशियर या डूम्सडे ग्लेशियर की बात कर रहे थे, तो ये क्यों हो रही है इसकी मेल्टिंग। एक तो है कि ओशन करंट्स की वार्मिंग, ठीक है, वार्मिंग ओशन करंट्स की वजह से, और साथ ही साथ आइस शेल्फ की वीकनिंग की वजह से हमें ये चीज देखने को मिल जाती है। अगर आपको देखना है तो 91% जो ग्लेशियर्स हैं अंटार्कटिका के अंदर देखने को मिल जाएंगे, मतलब मोस्टली वहीं पर है। बाकी 8% ग्रीनलैंड हो गया, एंड बाकी कुछ कुछ और जगह में है। ध्यान ये रखना है कि ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर बाकी सब जगह देखने को मिल जाते हैं। कई बार ना देखो ग्लेशियर्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे सियाचिन ग्लेशियर के बारे में पूछ लिया गया था। दरअसल में ना ये करंट अफेयर्स में लिंकेज क्वेश्चन था 2020 में। उस टाइम पर आप देखते, आपको याद होगा, इंडिया चाइना में कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिलेगा इस पर्टिकुलर एरिया के रिगार्डिंग, बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। आजकल भी वैसे तो है ही है देखो, बट उस टाइम बहुत हमारे जवानों की ना तो थोड़ा
मतलब वीर गति को भी प्राप्त हुए थे कुछ अराउंड 20 जवान, ठीक है। तो इस वजह से बहुत ज्यादा चीज न्यूज में थी। तो मेक श्योर कि जो चीजें न्यूज में होती है ना, उनको करंट, उनको अच्छे से मैपिंग कर लिया करो। तो एक बार कोशिश करना, ये सभी चारों की, एक्साई चेन हो गया, ले हो गया, गिलगिट हो गया, न्यूब्रा वैली हो गया, इनकी लोकेशन देखना और देखना इसका सही आंसर क्या है। फिर कल वाले लेक्चर के अंदर, बेसिकली जो मंडे को लेक्चर आएगा, वहां मैं आपके साथ ये डिस्कस कर लूंगा। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप। अभी गवर्नमेंट ने ऐसा बोला है कि उनका जो टारगेट था ना 10 करोड़ सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स का 2024 तक, तो उसकी हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। आप लोग सोच रहे होंगे सर ये SHG है क्या। देखो, आप एक एग्जांपल समझो, मान लो एक कोई फीमेल है, एक मान लो महिला है, ठीक है। मान लो ये 5,000 रुपया महीने का कमा रही है, ठीक है। अब 50, अगर 5,000 रुपया है, इससे ये कोई बिजनेस तो रन नहीं कर पाएगी ना। पर अगर आप खुद सोचो कि 15 महिलाएं आ गई मान लो साथ में, तो उनके पास कितना हो जाएगा, 75,000 हो जाएगा, बिल्कुल। अब ये ठीक ठाक पैसा कमा रही हैं, ठीक है। अब इस 75,000 को कहीं हम इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, इनका जो बिजनेस ये कर रही हैं उनको थोड़ा और बढ़ाया जा सकता है। साथ में क्या हुआ, ये महिलाएं आपस में साथ में आएंगी, तो एक तो चलो फाइनेंस वगैरह की अवेलेबिलिटी होगी, प्लस साथ ही साथ एक दूसरे से कुछ स्किल वगैरह भी सीख सकती हैं। तो अपने आप को भी डेवलप करेंगी, सामने वालों को भी डेवलप करेंगी। इसी का नाम है सेल्फ हेल्प ग्रुप। दरअसल में होता क्या है ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर एक तरह की क्या है, वॉलेंटरी एसोसिएशन है, ठीक है। आप अपनी मर्जी से इसको ज्वाइन करते हो, ठीक है। और जनरली ये जो लोग जुड़ते हैं ना एक दूसरे के साथ, इनका जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड होता है वो काफी हद तक सिमिलर होता है, ठीक है। ये साथ में आती हैं, जो इनके अलग अलग रिसोर्सेज हैं उनको क्या किया जाता है, पूल किया जाता है, ठीक है। सब मिलकर आके साथ में आ रहे हैं ना, तो इनके जो रिसोर्सेज हैं वो भी पूल होंगे, उसके बेसिस पे जो ऑब्जेक्टिव इनको अचीव करना था वो अचीव हो जाता है। कहने का पॉइंट ये है कि एक इंसान देखो कुछ ज्यादा नहीं कर पाता, पर एक और एक क्या होते हैं, 11 होते हैं। उसी तरह से ये 15-20 लोग आपस में मिलते हैं, ठीक है। आपस में रिसोर्सेज को पूल किया जाता है, उसके बेसिस पे ऑब्जेक्टिव अचीव करने की कोशिश की जाती है, जैसे मैंने आपको बताया। एग्जाम्पल आपको देता हूं, आपने सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन सेवा के बारे में सुना होगा, या फिर आपने लिज्जत पापड़ की स्टोरी सुनी होगी, ठीक है ना। वहां पर क्या हो रहा था, महिलाएं पहले भी काम कर रही थी, पर आपस में मिलकर एक तरह का बड़ा इनिशिएटिव उन्होंने क्रिएट कर लिया। तो ये फायदा होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप का। इससे देखो महिलाओं का स्पेशली ना, मतलब होते तो मेल के साथ भी हैं, पर महिलाओं के अंदर एसएचजी ज्यादा कॉमन होते हैं। तो यहाँ पर जेंडर एम्पावरमेंट भी हमें देखने को मिल जाती है। बाकी आप नोटिस करो, रूरल डेवलपमेंट भी हमें देखने को मिलती है, महिलाओं के अकाउंट्स वगैरह खुल जाते हैं, उनको बैंकों तक आसानी से पहुंच जाते हैं। तो ये सारे फायदे हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। इसी का नाम है एसएचजी, एक तरह की क्या है, इनफॉर्मल एसोसिएशन। नॉर्मली इनका साइज क्या होता है, 10 से लेके 20 लोगों का। और ध्यान में रखना कि एसएचजी के लिए हमें रजिस्ट्रेशन की कोई जरूरत नहीं है, ये रजिस्ट्रेशन के साथ भी हो सकता है और बिना रजिस्ट्रेशन के भी हो सकता है। क्या क्या काम करता है, जो सिमिलर प्रॉब्लम्स वाले लोग होते हैं वो साथ में आते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, स्मॉल सेविंग्स प्रमोट होती हैं, एंड वो जो सेविंग्स आई ना उनको फिर लोन पे दिया जा सकता है अपने बीच में मेंबर्स के रिगार्डिंग ही। तो डेफिनेटली अच्छे से काम ये काफी हद तक कर जाता है। इवन बैंकों से भी ना ये लोन वगैरह ले सकते हैं। और एक बात रियलाइज करना, इनके जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं, बेसिकली एनपीएज, काफी कम होते हैं, ठीक है। एक तरह से ग्रुप का दबाव भी एक दूसरे पर बना रहता है, उस वजह से यहाँ पर अगर ये किसी से लोन लेते हैं ना तो उसको रिटर्न जनरली कर देते हैं। तो यहाँ पे एनपीएज काफी कम देखे जाते हैं। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज NOTTO, नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन। देखो अभी रिसेंटली क्या हुआ है, हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा एक डेटा दिया गया है। उन्होंने ये बात करी है कि देश के अंदर कितने ऑर्गन ट्रांसप्लांट होते हैं, तो देखने को मिलेगा 2013 में थे लगभग 5,000 के आसपास नंबर था, 4990 टू बी एक्सैक्ट। वो लगभग 3 गुना से भी ज्यादा बढ़ गया है, और 2022 में कितना हो गया है, 15,500 के करीब ये नंबर हो चुका है। इसके साथ ही ना थोड़े से और चेंजेस किए गए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप नोटिस करो, पहले क्या होता था ना, मान लो कोई पर्सन की डेथ हो गई है, कोई डेड डोनर है, ठीक है ना, इसने डोनेट करना था इसके कुछ, जैसे मान लो कि ये पर्सन है, इसने अपने कुछ ऑर्गन को डोनेट करना था। तो जनरली हम क्या करते थे, हम ये किसको डोनेट किया जाता था, जिनकी एज 65 साल से नीचे की होती है। कहने का पॉइंट क्या है कि ये देखो, मान लो किसी का कुछ भी कोई चीज डोनेट करनी है, उनकी कोई कोई है ना, उनके बॉडी पार्ट को डोनेट करना है, तो हम कोशिश करते थे कि जितना यंग पर्सन को हम डोनेट करें उतना बेहतर है। तो इस वजह से ना हमने एक लिमिट लगा रखी थी कि 65 साल के ऊपर वाले व्यक्ति को हम डोनेट नहीं करेंगे, वो बुजुर्ग हो चुका है, कि मतलब ना एक तरह से ऐसा माना जाता था कि हाँ बुजुर्ग हो चुका है, अब हार्डली कुछ लाइफ बनी है, तो जो डोनेशन होगी वो यंग पर्सन को होगी। पर ऐसा गवर्नमेंट ने क्या बोला है, गवर्नमेंट ने बोला है कि नहीं, अब हम 65 से ऊपर वाले लोगों को भी, 65 साल से ऊपर वाले लोगों को भी हम डोनेट करवा देंगे। क्यों डोनेट करवा देंगे, क्योंकि अगर हम इनको नहीं देंगे ना तो ये उनकी राइट टू लाइफ के अगेंस्ट जा रहा है। ये ऐसा पॉइंट यहाँ पे बात करी गई है, ठीक है। ये चेंजेस आ चुके हैं,
ठीक है। अब अगर थोड़ा हम NOTTO के बारे में पढ़ने लगे तो हमें रियलाइज होगा कि ये क्या है, एक नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सेटअप करी गई है किसके अंदर, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, जो किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत। सारी चीजें कैसे ऑर्गन को डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे अलॉट करना है, कैसे प्रोक्योर करना है, ये अलग अलग एक्टिविटीज इनके द्वारा ही करी जाती हैं। इसके अलावा भी जैसे फॉर एग्जांपल अवेयरनेस कैसे जनरेट करनी है, इस तरह की पॉलिसीज के रिगार्डिंग भी बात करी गई है यहाँ पर। ये जो पॉलिसी हमने नई हमारी गवर्नमेंट लेकर आई है, इसके साथ में अगर आप नोटिस करो तो फोकस क्या है, ये जो हम बात कर रहे हैं NOTP की, दैट इज जो पॉलिसी की, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि कैसे वल्नरेबल पुअर को हम ऑर्गन ट्रैफिकिंग से बचा पाए। देखो कई बार क्या होता है कि लोगों को ना झांसा दिया जाता है कि आप अपना ऑर्गन डोनेट कर दो, आपको इतने पैसे मिल जाएंगे, इतने लाख पैसे, या फिर कई बार इलीगल एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व किया जाता है। ऑर्गन ट्रैफिकिंग आप जानते हो, ह्यूमन ऑर्गन्स को मतलब एक तरह से ट्रांसप्लांटेशन के पर्पसेस के लिए उनको इलीगल तरीके से किया जाता है, तो इसके हम बचा पाए। ठीक है, एक तरह से प्रॉपर सिस्टम हो इसके रिगार्डिंग। एंड साथ ही साथ अगर कोई पर्सन मतलब कि डेथ के बाद वो अपने ऑर्गन को डोनेट करे, इस तरह की चीजों को प्रमोट करना, ये सारी चीजें इनके द्वारा मतलब हमें देखने को मिल जाएंगी। बात करें अगर नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे की, तो हमें रियलाइज होगा कि 27 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज ट्रांसफर प्राइसिंग। अब सर ट्रांसफर प्राइसिंग क्या है, देखो समझते हैं, पहले तो मुद्दे को समझते हैं कि क्यों हम पढ़ क्यों रहे हैं इसको। दरअसल में आपने लोगों ने भी सुना होगा कि जो BBC ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन है, इसके ऑफिस के ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा एक सर्वे किया गया। आप लोगों ने ये पक्का न्यूज में सुना होगा, पर एक्चुअली में थोड़ा कंफ्यूजन थी तो मैंने थोड़ा लेट ये टॉपिक लिया। मैं समझाता हूँ क्या रीजन है। देखो हमारा ना एक इनकम टैक्स एक्ट है 1961 का, इसके अंदर ना दो चीजें बात करी गई हैं। एक इसका आपको मिलेगा सेक्शन 132, एक मिलेगा सेक्शन 133। अच्छा सर, देखो IT जो सेक्शन 132 है ना, ये बात करता है रेड की, या फिर आई शुड से सर्च की बात करता है, वेरएस 133 बात करता है सर्वे की। सर ये वर्ड का फर्क क्या है, मतलब देखो इस पर्टिकुलर केस में जब मैं बात कर रहा हूँ सर्वे की, सर्वे के अंदर क्या होगा, ये मान लो इनकम टैक्स ऑफिशियल है कोई, IT ऑफिस इनकम टैक्स ऑफिशियल है कोई, ये क्या करेगा, ये कंपनी के ऑफिस जाएगा, ठीक है, वहां पर कुछ पूछताछ करेगा। क्या पूछताछ करेगा कि यार आप लोगों ने ना ये वाला डेटा नहीं दिया, ये वाला डेटा दे दो मुझे, या फिर आपने ये वाली फाइल नहीं थी, मुझे इस फाइल को थोड़ा देखना है। कब जाएगा, दिन के टाइम जाएगा, दिन के मतलब बिजनेस आवर्स के टाइम पे, मान लो 9 to 6 ऑफिस का टाइम है, तो ऑफिस टाइम में जाएगा, यहाँ पर एडिशनल डेटा को मांगेगा कि आपने ये वाला डेटा सबमिट नहीं किया, मुझे ये वाली फाइल नहीं दिखाई, ये वाली फाइल दिखा दो। एंड अकॉर्डिंगली वो डेटा लेके, मतलब वो डेटा वो ले लेगा, पर अपने साथ कोई फाइलें नहीं लेके जाएगा। ये मीनिंग होता है सर्वे का। बेसिकली सिंपल मीनिंग, ऑफिस गया, कुछ डेटा मांगा, वो डेटा लिया, बस फाइलें वगैरह नहीं लेके गया, पर कुछ जो आज कुछ एडिशनल डेटा पूछना था वो पूछ लिया। ऑन द अदर हैंड जब मैं बात करता हूँ रेड और सर्च की, ये तो देखो आप लोग जानते होंगे, यहाँ पर क्या होगा कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑफिस जा रहे हैं, नहीं, लोगों के घर पे रेड पड़ रही है, कहीं पर भी रेड पड़ेगी। एंड अकॉर्डिंगली कुछ भी चीजें जब्त करनी हो, पैसा जब्त करना हो, कोई फाइलें जब्त करनी हो, वो सारी चीजें करी जा सकती हैं। ये होता है रेड और सर्च। तो सर BBC के ऑफिस पे क्या हुआ है, BBC के ऑफिस पे सर्वे हुआ है, सिंपली IT ऑफिशियल वहां पे गए थे, उन्होंने उनसे डेटा मांगा, डेटा वगैरह लिया होगा, एंड अकॉर्डिंगली वो अपने ऑफिस वापस आ गए। दिस इज IT सर्वे। ठीक है, तो BBC के ऊपर कोई रेड वगैरह नहीं पड़ी, ठीक है ना, तो ये बात थोड़ा क्लियर कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पर मुद्दा उठा क्यों है कि रेड मतलब रेड नहीं, सॉरी, जो सर्वे हुआ है वो हुआ क्यों है। देखो इसके पीछे बात कर हो रही है ट्रांसफर प्राइसिंग की, तो हमें थोड़ा ना ये बात भी समझ लेनी चाहिए कि आखिर ट्रांसफर प्राइसिंग का मीनिंग क्या होता है। देखो मैं आपको थोड़ा एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो ये है कंपनी ए और ये है कंपनी बी। अब इन दोनों ने मान लो आपस में कुछ एक दूसरे को कुछ खरीदना बेचना है एक दूसरे से, ठीक है, मान लो ए ने कुछ बेचना है बी को, तो होगा क्या, ये कोशिश करेगा कि अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करे, और बी का कोशिश क्या होगा कि कम से कम दाम में खरीद पाए, ठीक है ना। इसका कोशिश होगा कि मैं ज्यादा से रेट चार्ज करूं इसको, ठीक है, बी की कोशिश होगी कि कम से कम दाम में मिल जाए। ठीक है, ये तो नॉर्मल केस हो गया। पर अगर आप सोचो कि इन दोनों का मालिक एक ही हो, मतलब कहने का मतलब कि ऊपर एक ओनर है और उसकी एक सब्सिडरी कंपनी है, या मतलब सेम मतलब इसी की एक कंपनी है ए और इसी की एक कंपनी है बी, ऊपर ओनर एक ही है, तो क्या इस केस में भी ऐसा ही होगा कि ए कंपनी कोशिश करेगी कि मैक्सिमम प्रॉफिट में जनरेट करूं? शायद नहीं। सर ऐसा क्यों है, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मान लो कि ये कंपनी ए थी, ठीक है ना, तो इसने क्या किया, इसने कंपनी बी को कोई प्रोडक्ट सेल करना है ना, तो ये बोलेगा कि अच्छा मैं तुम्हें ये चीज सस्ते में दे देता हूँ। सस्ते में क्यों दूंगा, क्योंकि ये जो कंपनी है ना, शायद हो सकता है इंडिया में काम कर रही हो, और ये जो कंपनी बी है ये हो सकता है शायद मान लो ऑस्ट्रेलिया में काम कर रही हो। और इंडिया में एग्जांपल लेके चलते हैं कि मान लो इंडिया में 25% टैक्स लगता है, ऑस्ट्रेलिया में लगता है टैक्स 15%। अब होगा क्या,
इंडिया में टैक्स लगता है ज्यादा, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में टैक्स लगता है कम। तो इसकी कोशिश होगी ना कि अगर इसने कोई प्रोडक्ट कंपनी ए जो इंडिया में काम कर रही है उसने सस्ते में प्रोडक्ट दिया कंपनी बी को जो ऑस्ट्रेलिया में काम कर रही है, तो हुआ क्या, इसका जो प्रॉफिट होगा ए कंपनी का वो कम दिखेगा ज्यादा दिखेगा? द आंसर इज कम दिखेगा, क्योंकि सस्ते में दे दिया ना। अब अगर प्रॉफिट कम दिखेगा तो क्या कम दिखेगा, तो टैक्स भी कम पे करना पड़ेगा। तो क्योंकि यहाँ पे इसको ज्यादा परसेंटेज पे टैक्स पे करना पड़ रहा था, तो इसने यहाँ पे प्रॉफिट कम दिखाया एंड टैक्स भी कम पे किया। यहाँ पे कम टैक्स रेट था तो अकॉर्डिंगली उसने इस चीज का फायदा उठा लिया। समझ रहे हो? यही चीज हमें देखने को मिलती है कि कंपनीज कई बार जिनका ओनर सेम होता है तो आपस में ये रिलेटेड पार्टीज बोलते हैं इनको, कंपनी और कंपनी बी को, इनको बोलते हैं रिलेटेड पार्टीज। तो रिलेटेड पार्टीज कई बार ना कुछ गड़बड़ कर देती हैं। इससे क्या होता है, हमारी कंट्री को नुकसान होता है कि कम टैक्स मिलता है। तो इसी वजह से इसको रोकने के लिए हम क्या बात करते हैं, हम बात करते हैं कि जो ट्रांसफर प्राइसिंग सही ढंग से होनी चाहिए। ट्रांसफर प्राइसिंग वाले मीनिंग समझ लो। ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होता है, प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर एक्सचेंज बिटवीन कंपनीज अंडर कॉमन कंट्रोल। सेम ओनरशिप है, कॉमन कंट्रोल है, तो आपस में किस रेट के ऊपर एक्सचेंज होगी उसको बोलते हैं। तो जो भी ट्रांजैक्शन बिटवीन एसोसिएट एंटरप्राइज की जाती है इसी का नाम है। मैंने आपको बाद में अगर आपको पढ़ना हो इस एग्जांपल को पढ़ लेना, बट मैंने जो एग्जांपल दिया वो यही सेम चीज की बात कर रहा है। अब यहां पर ना क्या होता है कि हमारी कंट्री इस चीज को रोकने की ऑब्वियसली कोशिश करेगी, तो हम एक प्रिंसिपल देते हैं। उस प्रिंसिपल का क्या नाम है, आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल। सर इसका क्या मीनिंग होता है, इसका मीनिंग होता है कि अगर मान लो ये कंपनी थी ना, कंपनी ए और कंपनी बी, ये आपस में अगर सेम ओनरशिप है भी, तब भी इस तरह से आपस में ट्रांजैक्शन करेगी जैसे कंपनी ए किसी दूसरी XYZ कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन कर रही थी। कहने का मतलब क्या, इस कंपनी बी को भी ए कंपनी ऐसे ही ट्रीट करेगी जैसे कि कोई नॉन रिलेटेड पार्टी को उसने ट्रीट करना था। ठीक है, तो इसका मीनिंग होता है आर्म लेंथ प्रिंसिपल। तो ये वर्ड भी आपने सुना होगा। इसका मीनिंग यही है कि प्राइस को इस तरह से कोट किया जाएगा, जो कंपनीज अगर रिलेटेड नहीं भी है उसके साथ जो प्राइसेस होगा, अगर कंपनी इसको 500 रुपए में कोई चीज दे रही है तो इसको भी 500 में ही देनी पड़ेगी। ये होता है आर्म लेंथ प्रिंसिपल का मीनिंग। ठीक है, तो आई होप ये चीज भी आप समझ गए होंगे। ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होती है, एक तरह से रिलेटेड कंपनीज के बीच में ट्रांजेक्शन। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज पेरियार टाइगर रिजर्व। अभी क्या हुआ है, एक 4 दिन का बर्ड सर्वे कंडक्ट किया गया है बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जिसने 231 बर्ड्स ऑफ स्पीशीज ऑफ बर्ड्स को आइडेंटिफाई किया है इन द पेरियार टाइगर रिजर्व, जिसमें से 11 स्पीशीज पहले आइडेंटिफाई हमने नहीं करी थी। पिछले सर्वे में ना ये 11 स्पीशीज हमें नहीं देखने को मिली थी, तो इस बार कुछ नई स्पीशीज भी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। ध्यान देने वाली बात क्या है, पहले तो पेरियार टाइगर रिजर्व की लोकेशन, तो वो क्या है, केरला के अंदर वेस्टर्न घाट्स, ठीक है ना, तो वेस्टर्न घाट्स ऑफ केरला के अंदर देखने को मिल जाएगा। 1978 के अंदर इसको टाइगर रिजर्व हमने डिक्लेयर किया। एंड साथ ही साथ इसका नाम कहां से आता है, आप जानते होंगे पेरियार रिवर के बारे में, तो वहां से इसका नाम आता है, जिसका ओरिजिन इसी रिजर्व के अंदर से होता है। यहाँ पे 2 रिवर्स पंबा और पेरियार इस रिजर्व को ड्रेन भी करती हैं। इसके साथ ही ट्राइबल कम्युनिटीज भी इसके अंदर रहती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मनन्स, ठीक है, या पालियंस। ये पर्टिकुलर ट्राइबल कम्युनिटीज भी हमें यहाँ देखने को मिल जाएंगी। इसके साथ ही इसका टेरेन ना काफी हिली है। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे अंडुलेटिंग। अंडुलेटिंग का मतलब होता है कभी जेंटली अप जाना, कभी डाउन जाना, एक वेव होती है ना ऊपर नीचे, ऐसे ऐसा है मतलब इसका टेरेन थोड़ा। मैक्सिमम एल्टीट्यूड हमें देखने को मिलेगा 2016 मीटर। यहाँ पर आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन, सेमी एवरग्रीन एंड मॉइस्ट डेसिडुअस ट्रीज देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ग्रासेस की भी 171 स्पीशीज है, तो काफी अच्छा सा था, तो हमें वो भी देखने को मिल जाएगा। टीक हो गया, ठीक है, मैंगोज हो गया, रोजवुड, जामुन, ये सभी। और फोना की अगर हम बात करें तो आप नोटिस कर सकते हो एलिफेंट्स, वाइल्ड पिग्स, एंड ये ध्यान रखना ढोल और बार्किंग डियर भी यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगा। तो ये अलग अलग हमें थोड़ा फ्लोरा और फोना का भी यहाँ पे आइडिया होना चाहिए। ये हो गए हमारे आज के टॉपिक जो हमें डिस्कस करने थे। ठीक है, ये 5 क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ, इन पर्टिकुलर 5 क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। कल जो 5 क्वेश्चन दिए थे उनका मैं क्विकली आपको आंसर बता देता हूँ। रेल कौशल विकास योजना क्या मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के अंदर आती है? द आंसर इज बिल्कुल फॉल्स। क्यों है सर फॉल्स? ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंदर। याद करो क्या थी ये स्कीम, मैंने बताया था ना कि देखो रेलवेज के द्वारा एक तरह की क्या स्कीम है, स्किल डेवलपमेंट की स्कीम है, जहां पर फोकस क्या है, ऐसी पर्टिकुलर चीजों के रिगार्डिंग स्किल डेवलप करना जो रेलवेज के लिए बहुत ज्यादा रेलेवेंट हो। ठीक है ना, तो एक तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। ध्यान रखना है, यहां बात होती है सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग की, यहां पर कोई रोजगार का प्रोविजन नहीं है। देयर इज नो प्रोविजन फॉर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है ना, ये बात है, ऐसी है कि प्रोविजन नहीं है एम्प्लॉयमेंट का, पर फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे ट्रेनिंग डेफिनेटली दी जाती है कैंडिडेट्स को। तो इस वजह से स्टेटमेंट 1 फॉल्स हो जाएगी। स्टेटमेंट 2 देखो, जोन 5 क्या सीस्मिकली लीस्ट एक्टिव रीजन है? सर ये बात भी बिल्कुल फॉल्स है। क्यों है फॉल्स? मैंने बताया था इंडिया 4 सीस्मिक जोन के अंदर बटा हुआ है, जहां पर क्या होता है, जोन जो 2 है वो लीस्ट एक्टिव है, और जो जोन 5 है वो लीस्ट नहीं है, वो मोस्ट सीस्मिकली एक्टिव है।
तो ये उल्टा हो गया, तो इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। स्टेटमेंट 3, बाबल हवा बॉर्डर क्रॉसिंग टर्की एंड सीरिया, यस हमने इसकी लोकेशन भी देखी थी, तो ये बात बिल्कुल ट्रू है। स्टेटमेंट 4, काउंटर वेलिंग ड्यूटी, इज इट द इंपोर्ट टैक्स बाय इंपोर्टिंग कंट्री ऑन इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स, ये बात भी बिल्कुल ट्रू है। कल हमने एग्जांपल के थ्रू इसको समझा था काउंटर वेलिंग ड्यूटी आखिर होती क्या है। पांचवा, आर्टिकल 178 क्या इलेक्शन ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा से लिंक करता है? सर ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। एक्चुअल में है क्या, आर्टिकल जो 93 है वो प्रोवाइड करता है फॉर इलेक्शन ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। वेयर जब मैं बात करता हूं आर्टिकल 178 की, यहां पर पोजीशन की बात करी गई है, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट, उसकी पोजीशन की बात करी गई आर्टिकल 178 के अंदर। 93 जो था वो इसके साथ सही होता, पर यहां पर आर्टिकल 178 लिख दिया तो गलत हो गया। तो ये हो गए कल के पांचों क्वेश्चंस के आंसर। इन पांचों का आप मुझे नीचे बताओगे क्या सही है क्या गलत है, फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगा इन सभी के आंसर। और जो भी मैंने बाकी चीजें भी पूछी आपसे, जैसे ग्लेशियर वाला पूछा था, तो उसका क्वेश्चन का आंसर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली एस नथिंग एल्स पे मिल जाएगी, तो मेक श्योर आप इसको पीडीएफ को भी डाउनलोड कर लो ताकि अपनी प्रिपरेशन को और बूस्ट किया जा पाए। आई होप आपको आज का सेशन अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।